सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम इसी इंटरनल आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं। और इस इंटरनल आर्किटेक्चर की स्टडी को ही हम एनाटॉमी कहते हैं। राइट। मतलब अगर हम प्लांट को बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, उसकी लीव्स या फ्लावर्स को देखते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी है, बाहर का अपीयरेंस। बिल्कुल। लेकिन जब हम प्लांट के अंदर झांकते हैं, उनके सेल्स और टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो वो एनाटॉमी है। Right. और नीट यूजी प्रेपरेशन में वहाँ तो ये चैप्टर बहुत क्रूशियल है। बहुत हाई स्कोरिंग टेरिटरी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। वाह। इसीलिए आज का ये ऑडियो डीप डाइव स्पेसिफिकली इसी चैप्टर के कंसेप्चुअल डेप्थ को एक्सप्लोर करने के लिए है। एकदम एनसीईआरटी बेस पकड़कर चलेंगे हम। सही अप्रोच है, क्योंकि रटने से नीट क्लियर नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझने से होता है। तो चलो एक प्लांट की इस लिविंग बिल्डिंग के फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। जब हम टिश्यू वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स। और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। टिश्यू सिर्फ एक रैंडम ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर मैं 10 अलग अलग लोगों को एक रूम में खड़ा कर दूं तो वो ऑटोमेटिकली एक टीम थोड़ी बन जाएंगे। सही बात है। एक प्रॉपर टिश्यू बनने के लिए उन सेल्स का ओरिजिन और उनका फंक्शन दोनों कॉमन होना चाहिए। ओरिजिन और फंक्शन। एग्जैक्टली। एक कॉमन सोर्स से आए हों और एक यूनिट की तरह स्पेसिफिक वर्क करें। अब अगर हम इस प्लांट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें तो हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए होंगे जो हमेशा काम करते रहें। राइट। ऐसे वर्कर्स जो 24/7 एक्टिव रहें और कंटिन्यूअस डिवीजन करके नई सेल्स बनाते रहें। इनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। राइट। बिल्कुल। मेरिस्टेम्स बेसिकली प्लांट के ग्रोथ इंजन्स होते हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही नई सेल्स प्रोड्यूस करना है और इनकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक होती है। जैसे टिप्स पर। हाँ, सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट की टिप और शूट की टिप पर लोकलाइज्ड होता है, जिसे हम RAM और SAM बोलते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। सही। इनका मेन फंक्शन है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना, प्राइमरी ग्रोथ करना। यहाँ मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। पूछिए। जैसे एक ओपन फील्ड है, बहुत सारी ग्रास उगी हुई है, वहाँ एक काऊ आती है और ग्रास को ऊपर से खा लेती है। हाँ, ग्रेजिंग। तो ग्रास का एपिकल मेरिस्टेम यानी शूट टिप वो तो काऊ के पेट में चला गया ना। बिल्कुल चला गया। तो ग्रास का ग्रोथ इंजन खत्म। फिर वो ग्रास वापस कैसे ग्रो करती है? ये नेचर का बहुत ही ब्रिलियंट बैकअप मैकेनिज्म है। प्लांट्स के पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। इंटरकैलरी? हाँ, ग्रासेस में मैच्योर टिश्यूज के बीच बीच में स्पेशली नोड्स के पास कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स छुपे रहते हैं। ओह, मतलब उन्होंने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी बचा के रखी होती है। एग्जैक्टली। तो जब काऊ शूट एपेक्स को खा लेती है तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एक्टिव हो जाते हैं और खाए हुए पार्ट को रीजनरेट कर देते हैं। वाओ। और ये दोनों एपिकल और इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टेम्स है ना? हाँ, क्योंकि दोनों प्लांट की इनिशियल हाइट और लेंथ बढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ हाइट बढ़ना थोड़ी काफी है। अगर एक पेड़ लंबा होता जाए और मोटा ना हो तो वो तो हवा से गिर जाएगा, टूट ही जाएगा वो। उसके लिए लैटरल मेरिस्टेम आता है रोल में, गिरत बढ़ाने के लिए। सही कहा। लैटरल मेरिस्टेम्स स्टेम्स और रूट्स के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। इनका काम है लैटरल थिकनेस या मोटाई बढ़ाना। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, तो लेंथ प्राइमरी ग्रोथ और मोटाई सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर। पर इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का आगे क्या होता है? जो नए सेल्स बन गए उनका क्या? जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर देते हैं। रिटायर हो जाते हैं एक तरह से। हाँ, वो स्पेसिफिक जॉब्स ले लेते हैं और उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। अब वो बिल्डिंग के परमानेंट मेंबर्स बन गए हैं। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। सिंपल क्योंकि इनमें सारे सेल्स एक ही टाइप के होते हैं, एक जैसे दिखने वाले। इनमें 3 टाइप्स आते हैं ना, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। बिल्कुल। पैरेन्काइमा से स्टार्ट करते हैं। ये प्लांट का सबसे फंडामेंटल और अबंडेंट टिश्यू है। मैं इसको बिल्डिंग का बेसिक सीमेंट या पैकिंग मटेरियल समझता हूँ, पर ये फंक्शनल कैसे है? क्योंकि पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग होते हैं और इनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है। थिन वॉल का क्या फायदा? थिन होने की वजह से मटेरियल और गैस एक्सचेंज आसान होता है। इनका मेन काम स्ट्रेंथ देना नहीं है। S3 फॉर्मूला? हाँ, वही S3,
सिंथेसाइज, स्टोर और सिक्रीट। मतलब फूड सिंथेसाइज करना, स्टोर करना और रेजिन्स वगैरह सिक्रीट करना। नेक्स्ट है कॉलिनकाइमा। ये मेरा फेवरेट है। क्यों? जब आंधी आती है तो यंग ट्रीज की ब्रांचेस कितनी बुरी तरह बेंड होती हैं पर टूटती नहीं है। ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉलिनकाइमा देता है ना। बिल्कुल। कॉलिनकाइमा सेल्स भी लिविंग होते हैं, पर इनकी वॉल्स यूनिफॉर्मली थिन नहीं होती। कॉर्नर्स पर थिक होती हैं। हाँ, कॉर्नर्स पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का डेपोजिशन होता है। पेक्टिन, ये तो जेली जैसा होता है ना, एक बायोलॉजिकल ग्लू की तरह। सही पकड़ा। पेक्टिन सॉलिड होकर भी इलास्टिसिटी देता है, इसीलिए यंग स्टेम बेंड तो होती है पर टूटती नहीं। ऑसम। अब अगर प्लांट को सॉलिड पत्थर जैसा सपोर्ट चाहिए तो तब आता है तीसरा टाइप, स्क्लेरेनकाइमा। जिसे मैं कहता हूं रिटायरमेंट के बाद का डेड सपोर्ट। डेड इसीलिए क्योंकि मैच्योरिटी आते आते इनमें प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है, सिर्फ लिग्निन बचता है इनकी वॉल्स पर। लिग्निन को हम बायोलॉजिकल कंक्रीट बोल सकते हैं क्या? एकदम। लिग्निन सेल्स को हार्ड और डेड बना देता है। इनका एक ही काम है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। ये दो फॉर्म्स में होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। फाइबर्स तो लंबा थ्रेड जैसा हो गया, और स्क्लेराइड्स के एग्जाम्पल्स नीट में बहुत पूछते हैं। हाँ, स्क्लेराइड्स ओवल या स्फेरिकल होते हैं और उनकी इनर कैविटी बहुत नैरो होती है। इसके एग्जाम्पल्स याद रखने के लिए एक सॉलिड ट्रिक है, जीपीएस। जीपीएस? हाँ, जी फॉर गुआवा, पी फॉर पेयर और एस फॉर सपोटा यानी चीकू। जब हम इन्हें खाते हैं तो एक क्रंची दानेदार टेक्सचर फील होता है ना। अच्छा। हाँ, वो ग्रिटी टेक्सचर उन्हीं डेड स्क्लेराइड्स की वजह से होता है, और नट्स के शेल्स में भी यही होता है। तो ये हो गए सिंपल टिश्यूज, पर प्लांट की कुछ नीड्स के लिए एक टाइप का सेल काफी नहीं है, वहाँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज चाहिए। जैसे प्लम्बिंग और फूड डिलीवरी। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम प्लांट की वाटर पाइपलाइन है, जो रूट से वाटर और मिनरल्स ऊपर लीव्स तक ले जाती है। इसमें 4 पार्ट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन चारों में से 3 पार्ट्स डेड होते हैं। वेट, ट्रैकीड्स, वेसल्स और फाइबर्स डेड हैं, सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है। हाँ। एक डेड टिश्यू वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है इतने आराम से? फिजिक्स का लॉजिक है। अगर सेल्स लिविंग होते तो साइटोप्लाज्म पाइप को ब्लॉक कर देता ना। ओह, एम्प्टी पाइप चाहिए। एग्जैक्टली। लिग्निन सेल्स को डेड करके हॉलो ट्यूब्स बना देता है। पर ध्यान रहे, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते, ये सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का फीचर है। गॉट इट। अब फूड डिलीवरी की बात करें तो फ्लोएम आता है, जो खाना जाइलम ने ऊपर पहुंचाया, सॉरी मेरा मतलब है लीव्स ने बनाया। हाँ, फोटोसिंथेसिस से। वो फ्लोएम पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पर इसका सेटअप जाइलम से ऑपोजिट है। बिल्कुल। फ्लोएम में 4 में से 3 लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिर्फ फाइबर्स डेड हैं। यहाँ एक और अजीब चीज है, सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता मैच्योरिटी पर। बिना ब्रेन का लिविंग सेल? तो वो जिंदा कैसे? अपने पड़ोसी की हेल्प से, कंपेनियन सेल। दोनों के बीच छोटे माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं, पिटफील्ड्स। मतलब कंपेनियन सेल अपना न्यूक्लियस यूज करके सीव ट्यूब को जिंदा रखता है। हाँ, प्रोटीन्स और एटीपी पंप करता रहता है। परफेक्ट टीम वर्क। वाह। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए तो इनको मिलाकर टिश्यू सिस्टम्स बनते हैं। 3 मेन सिस्टम्स हैं, एपिडर्मल, वैस्कुलर और ग्राउंड। एपिडर्मल तो आउटर पेंट हो गया बिल्डिंग का, आउटर मोस्ट बाउंड्री। इसमें एपिडर्मिस आती है, स्टोमेटा आते हैं और सबसे जरूरी एपिडर्मल अपेंडेजेस, रूट हेयर्स और स्टेम हेयर्स। हाँ, पर फर्क है दोनों में। रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं। इनका काम सरफेस एरिया बढ़ाना है ताकि पानी ज्यादा अब्जॉर्ब हो। सही बात। पर स्टेम के अपेंडेजेस को हम ट्राइकोम्स कहते हैं और वो मल्टीसेल्युलर होते हैं। स्टेम हवा में है तो वहां पानी अब्जॉर्ब नहीं करना। नहीं, वहाँ ट्राइकोम्स ट्रांसपिरेशन से होने वाले वाटर लॉस को रोकते हैं। ब्रिलियंट। एक को पानी चाहिए, दूसरे को बचाना है। फिर आता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, प्लम्बिंग और वायरिंग, जिसमें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट देखते हैं। रूट्स और स्टेम्स में ये अलग होता है। रेडियल और कंजॉइंट, राइट? हाँ, रूट्स में रेडियल अरेंजमेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर होते हैं, क्योंकि रूट को चारों तरफ से 360 डिग्री से पानी खींचना है। एग्जैक्टली। पर स्टेम्स और लीव्स में पानी और खाना सीधी लाइन में ऊपर नीचे जाता है, तो वहाँ जाइलम और फ्लोएम जुड़कर एक ही रेडियस पर बंडल बनाते हैं। इसे
कंजॉइंट कहते हैं। और इस कंजॉइंट बंडल में दो टाइप्स हैं, ओपन और क्लोज्ड। कैम्बियम के प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। अगर जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम है तो बंडल ओपन है, मतलब आगे सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड बंडल, जैसे मोनोकॉट स्टेम्स में। अब तीसरा सिस्टम बचता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आउटर बाउंड्री और इनर वैस्कुलर प्लमिंग को छोड़ दो तो जो भी इनर स्पेस है वो ग्राउंड टिश्यू है। मतलब कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, सब कुछ ग्राउंड टिश्यू है। बिल्कुल, सारा बल्क यही बनाता है। तो सिस्टम समझने के बाद अब हम सीधा ऑर्गन के क्रॉस सेक्शन में चलते हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट से शुरू करें, डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट रूट। डाइकॉट रूट एक ऐसी बेसमेंट है जिसमें आगे एक्सपैंड होने का पोटेंशियल है। बाहर से अंदर जाए तो सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट है, यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। यही मैं स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनने बोलूंगा। ये चेक पोस्ट काम कैसे करता है? पानी दो रास्ते से आ सकता है, या तो लिविंग साइटोप्लाज्म के अंदर से, सिम्प्लास्ट, या फिर सेल वॉल्स के बीच के गैप से, एपोप्लास्ट। हाँ, एपोप्लास्ट पाथ बहुत फास्ट है, पर कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, कुछ भी हार्मफुल अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ब्लॉक करती हैं। एग्जैक्ट, ये स्ट्रिप्स सुबरिन की बनी होती हैं, जो एक वैक्सी वाटर इम्पर्मिबल मटेरियल है। ये वॉल वाले रास्ते को सील कर देती हैं। अब पानी को मजबूरन सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, जिससे प्लांट उसको फिल्टर कर सके। क्या सिस्टम है। इसके अंदर आता है पेरिसाइकल, जिससे लैटरल रूट्स और आगे चलकर कैम्बियम बनता है डाइकॉट्स में। और सबसे सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स। रूट है तो रेडियल होंगे और एक्स-आर्च होंगे। आरएक्स, रूट, एक्स-आर्च। एक्स-आर्च मतलब प्रोटोजाइलम, यानी पहले बनने वाला जाइलम पेरिफेरिक पर होता है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। डाइकॉट रूट में बंडल्स कम होते हैं ना, सिर्फ 2 से 4। हाँ, इसीलिए इनमें पिथ बहुत छोटी होती है। पर जब हम मोनोकॉट रूट देखते हैं तो बेसिक ब्लूप्रिंट वही है। पर 3 बड़े फर्क हैं। पहला, पॉलीआर्क कंडीशन, मतलब 6 से ज्यादा जाइलम बंडल्स। पॉली मतलब बहुत सारे। दूसरा, पिथ बहुत लार्ज होती है, और तीसरा, कोई कैम्बियम नहीं, यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकॉट रूट्स में। एकदम परफेक्ट समरी। अब रूट से स्टेम की तरफ बढ़ते हैं। पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड होता है। एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स 3 जोन्स में डिवाइडेड है। आउटरमोस्ट जोन हाइपोडर्मिस होता है, जो डाइकॉट स्टेम में कॉलन कायमा का बना होता है। वही कॉलन कायमा जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है यंग स्टेम्स को। और कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस यहाँ स्टार्च शीथ कहलाती है, क्योंकि वो स्टार्च ग्रेन्स स्टोर करती है। फिर आते हैं इनके वैस्कुलर बंडल्स, जो एक परफेक्ट रिंग बनाते हैं। ये रिंग आगे वुड बनाने के लिए क्रूशियल है। इनके बंडल्स कॉन्जॉइंट, ओपन और एंडार्च होते हैं। एसटीडी ट्रिक, एस फॉर स्टेम और डी फॉर एंडार्च। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर में और मेटाजाइलम बाहर। ये तो डाइकॉट स्टेम की ऑर्गेनाइज्ड सिटी हो गई, पर मोनोकॉट स्टेम तो बिल्कुल स्कैटर्ड है। वहां कोई डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल नहीं होती, और उनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन काइमा की बनी होती है। इसीलिए मोनोकॉट स्टेम्स जैसे शुगर केन बाहर से इतने हार्ड होते हैं। कॉलन कायमा नहीं, स्क्लेरेन कायमा है। सही कहा। और इनके वैस्कुलर बंडल्स पूरे ग्राउंड टिश्यू में रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं। पर इनमें एक स्पेशल फीचर है, जिस पर नीट में क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, वाटर कंटेनिंग कैविटीज। हाँ, मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रोटोजाइलम के टूटने से ये वाटर कैविटीज बनती हैं। और इनमें कैम्बियम नहीं होता तो बंडल क्लोज्ड हुए। एग्जैक्टली। तो डाइकॉट स्टेम्स अपने ओपन बंडल्स के साथ रेडी रहती हैं आगे बढ़ने के लिए। यानी हमारे आखिरी टॉपिक पर आने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ। एक पेड़ की गर्थ या मोटाई कैसे बढ़ती है सालों साल? ये वैस्कुलर कैम्बियम के कंटिन्यूअस एक्टिविटी से होता है। पर कैम्बियम तो शुरू में सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के बीच था ना। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, वो इनकम्प्लीट रिंग होती है। कंप्लीट करने के लिए 2 बंडल्स के बीच के मेडुलरी रेज के सेल्स डिवाइड करने लगते हैं। इन्हें इंटरफैसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। हाँ, फिर इंट्राफैसिकुलर और इंटरफैसिकुलर जुड़कर एक पूरी कैम्बियम रिंग बना लेते हैं। एक 3D प्रिंटर के सिलेंडर की तरह जो नए सेल्स प्रिंट करता है। सही एनालॉजी है। ये रिंग अंदर पिथ की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, जिसे हम वुड कहते हैं, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। पर लकड़ी इतनी ज्यादा कैसे बन जाती है? क्योंकि कैम्बियम अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है।
सेकेंडरी जाइलम इतना फास्ट बनता है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम को बाहर धकेलकर क्रश करने लगता है, और इसी वजह से ट्रंक का डायमीटर बढ़ता जाता है। और पेड़ सेंचुरीज तक स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है। अमेजिंग! कैसे एक सिंगल सेल की थिकनेस और एक लिग्निन का लेयर पूरे ट्री का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। एनाटॉमी रटने की चीज नहीं है, ये तो प्योर बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। अगर स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चरल लॉजिक को ग्रैस्प कर लें तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिटेन करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले एक पैराडॉक्स देकर जा रहा हूं आप लोगों को सोचने के लिए। अच्छा, बताइए। हमने भी एस्टैब्लिश किया कि सेकेंडरी ग्रोथ यानी मोटाई बढ़ना और वुड बनना कैम्बियम की वजह से सिर्फ डाइकॉट्स में होता है, मोनोकॉट्स में नहीं होता। करेक्ट। पर बैम्बू के बारे में सोचो। बैम्बू तो ग्रास फैमिली का है, यानी वो एक मोनोकॉटिलिडनस प्लांट है। हाँ, मोनोकॉट है वो। तो बिना कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ के बैम्बू इतना टॉल, इतना थिक और इतना सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल पिलर कैसे डेवलप कर लेता है? ओ, ये तो सच में प्लांट फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोचो इस पर। अपने दिमाग में एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को क्रॉस रेफरेंस करो और कमेंट्स में अपने लॉजिक शेयर करो। लेट्स सी किसका इंजीनियरिंग माइंड सबसे शार्प है। कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप अनलॉकिंग दीज सीक्रेट्स।